ये कहानी लग नाम के एक ऐसे आदमी की है जो कि एक असासिन था। उसने लाखों लोगों की जान ली और अच्छी खासी पॉपुलेशन कंट्रोल होने के बाद उसने सोचा कि अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। खैर वो रिटायरमेंट की सोच ही रहा था कि तभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा था उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दे दिया। और कोई मामूली धोखा नहीं था, उन लोगों ने उसकी जान ले ली। वैसे जान मतलब जिंदगी वाली जान। खैर ऐसा करने की वजह से लव एक मस्त गॉडेस से मिल पाया जिसने उसे एक नई लाइफ दी जहाँ लव के पास पावर्स होंगी। साथ ही उसे अपनी इस पिछली लाइफ के बारे में भी सब कुछ याद होगा। वैसे इस सीरीज की गॉडेस है वो बहुत समझदार है। वो लक को फोकट में कुछ नहीं दे रही है, बल्कि इसके बदले उसे एक और असासिन का मिशन पूरा करना होगा। खैर इसके बदले उसे हैम बनाने का परमिशन भी मिलेगी, इसलिए इट्स वर्थ इट। वैसे अभी कहानी की शुरुआत में वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए असासिन के काम कर रहा था। यह आज उसे मिशन मिला है कि उसे एक माफिया गैंग के टॉप मेंबर्स का सफाया करना है। वो इस काम में जुट जाता है और अपनी स्नाइपर गन लेकर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगता है। उसे इस काम में एक पार्टनर हेल्प कर रही थी जो उसे टारगेट की लोकेशन बताती जा रही थी और वो वहाँ पर गोलियों से उन सबको खत्म करता जा रहा था। कुछ माफिया अपनी जान बचाने के लिए एक कार के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन लक की साइकिक एबिलिटी उन सब की लोकेशन बता देती है और वो कार के दूसरी तरफ से गोलियां चलाकर उन सबको आसानी से मार देता है। काम खत्म होते ही वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पार्टनर उसे रोक कर कहती है कि हमें तो सारे मेंबर्स को मारना था। इस पर लक कहता है कि नहीं, हमें ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ टॉप मेंबर्स को खत्म करने का कहा था और वो काम पूरा हो चुका है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर के मुताबिक काम करता हूँ, उससे कम या ज्यादा नहीं। तब वो लड़की पूछती है कि ऑर्गेनाइजेशन आखिर टॉप लीडर्स को ही क्यों मारना चाहती थी, क्यों सारे माफिया का सफाया नहीं करना चाहती। इस पर लक कहता है कि ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लीडर्स को मारकर खुद टॉप पर रहना चाहती है और सारे माफिया वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाहती है। ये बताते हुए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक ड्रोन पर पड़ती है। वो देखता है कि वो ड्रोन उन्हें ट्रैक कर रहा है। वो तुरंत उस लड़की के साथ कार में बैठकर चला जाता है। कार चलाते हुए लग उस लड़की को बताता है कि अब उनका मेन मिशन इस ड्रोन से बचना है, क्योंकि ये ड्रोन उन्हें मारने के लिए भेजा गया है। अब अगर हम किसी कार में रहें तो हमारा बचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इधर ड्रोन लगातार उनका पीछा कर रहा था, उधर लग कार के ऊपर गन को अटका कर कार का एक्सेलरेट दबा देता है, जिससे कार अपने आप चलने लगती है और इस बीच दरवाजा खोलकर दोनों कूद जाते हैं। उधर ड्रोन के ट्रैकिंग को फॉलो करते हुए मिलिट्री ट्रक्स का पीछा कर रहे थे। लग ने जो गन अटकाया था वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, जिसके हिसाब से मिलिट्री वाले भी फायरिंग करते रहते हैं और इन्हीं फायरिंग के कारण आखिरकार कार में ब्लास्ट हो जाता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। मिलिट्री वालों को लगता है कि लग और उसके साथी उस धमाके में मारे गए, जबकि वो दोनों अभी सही सलामत एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे थे। खैर जब सब कुछ शांत हो जाता है तब वो लड़की लग से वापस अपने बेस में चलने के लिए कहती है, लेकिन लग मना कर देता है। वो कहता है कि ड्रोन अभी भी हमारा पीछा कर रहा है, अगर उन्हें जरा भी भनक लगी कि हम लोग जिंदा हैं तो फिर हमारा यहाँ से बच निकलना और मुश्किल हो जाएगा। वो उससे कहता है कि हम दिन के समय बाहर निकलेंगे, उस वक्त ड्रोन का कैमरा ठीक से काम नहीं करेगा और हमारे लिए भागने में आसानी होगी। फिर लक की नजर लड़की के जख्मों पर पड़ती है जो कूदने के कारण लगी थी। वो उसकी मरहम पट्टी कर देता है और सोने के लिए लेट जाता है, लेकिन लड़की बार बार सवाल पूछ रही थी और उसे डिस्टर्ब करने लगती है, तो वो उसे चुपचाप रहने का कहता है और उसे बताता है कि ये उसका आखिरी टास्क था। इसके बाद वो उसी के जैसे 9 की असासिन को ट्रेनिंग देगा। ये सुनकर वो भड़क जाती है और कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि अपने क्लास की टॉपर रह चुकी हूँ। इस पर लक कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे टॉपर का ये हाल है तो बाकी क्लास वालों का तो शायद मेंढक भी ना मार सके। ये कहते हुए वो उसी की गन उसके माथे पर रखकर उसे धमकाता है और कहता है कि तुमसे तुम्हारे ही गन मैंने ले लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसे किसी पर भरोसा करोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी। लड़की डर जाती है और अपनी जगह से हिलती भी नहीं। इसके बाद लक उसकी गन उसे वापस दे देता है और आराम से लेट जाता है। अब वो लड़की अपने गन को लक की तरफ पॉइंट करके उसी का डायलॉग उसे चिपका देती है, जिस पर लक कोई रिएक्शन नहीं करता और आराम से पड़ा रहता है। उसे पता था कि वो उसे नहीं मार सकती क्योंकि उसने उसकी गन वापस करने से पहले ही उसमें से गोलियां निकाल ली थी। खैर सुबह होते ही वो लोग वापस अपने बेस पर लौट जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कंफर्म कर देते हैं कि टास्क पूरा हो गया। इसके बाद उसे ड्राइवर के अंदर से बाहर जाने के लिए 2 फेक पासपोर्ट और टिकट्स मिल जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में प्लेन में कुछ हलचल महसूस होती है और उसे पता चलता है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। लड़की कहती है कि कोई हाईजैकर तो नहीं दिख रहा, जिस पर वो उसे बताता है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन की चाल है जो उसे मरवाना चाहती है। ये सुनकर लड़की नर्वस हो जाती है, जबकि लग कॉकपिट की तरफ जाने लगता है। तभी एक एयर होस्टेस उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे वो मार कर बेहोश कर देता है और अंदर जाकर देखता है कि दोनों पायलट्स गोली लगने के कारण मर चुके हैं। वो खुद ही प्लेन उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाजू में उड़ते हुए एक फाइटर जेट पर पड़ती है जो कि उसके प्लेन का पीछा कर रहा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे ठिकाने लगाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। गुस्से में उसका दिमाग खराब हो जाता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत गॉडेस बैठी हुई है जो इस बात पर उसका
मजाक उड़ाती है कि उसके ही ऑर्गेनाइजेशन वालों ने किस तरह बेवकूफ बनाकर उसका सफाया कर दिया। अब लग उससे पूछता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये कौन सी जगह है, जिस पर वो गॉडेस बताती है कि तुम मर चुके हो, लेकिन तुम्हें दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ये कि तुम धरती पर फिर से एक बच्चे के रूप में जन्म ले लोगे जहाँ तुम्हारी याददाश्त जा चुकी होगी, और दूसरा ये कि तुम एक मैजिकल दुनिया में जन्म लोगे जहाँ तुम्हारे पावर्स और स्किल और ज्यादा बढ़ चुके होंगे। साथ ही तुम्हें अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज भी मिलेंगी, लेकिन वहाँ तुम्हें एक और मर्डर करना पड़ेगा। इस पर लग उससे पूछता है उसे किसका मर्डर करना होगा, जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि उसे उस दुनिया के हीरो को मारना होगा। फिर लग पूछता है कि क्या रिइंकार्नेशन इतना आसानी से होता है, जिस पर गॉडेस कहती है कि हाँ, रिइंकार्नेशन ऐसा ही होता है, बस सोल्स को अपनी मेमोरीज याद नहीं रहती, लेकिन कुछ खास सोल्स होते हैं जिन्हें दो ऑप्शन दिए जाते हैं जैसा तुम्हें दिए जा रहे हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें पिछले जन्म की मेमोरीज भी याद रखनी होगी और तुम अगला जन्म भी अपनी मर्जी से ही जी पाओगे। यहाँ सब सुनने के बाद लग अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने अपनी सारी जिंदगी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथों कठपुतली बनकर गुजार दी। उनके इशारों पर उसने कई सारे लोगों की जान ली, उनके हुक्म का गुलाम बना रहा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया, और उसके बावजूद भी उसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा देकर मार डाला। अब वो अपनी नई जिंदगी को इस तरह नहीं गुजारना चाहता, बल्कि अपनी मर्जी से जीना चाहता है, जिस पर गॉडेस उसे कहती है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए आजाद है, बस उसे पैदा होने से लेकर 18 साल के अंदर उस हीरो को मारना होगा, फिर वो अपनी जिंदगी जिस तरह से चाहे गुजार सकता है। ये कहकर वो उसके ब्रेन से सारी इंफॉर्मेशन फिट कर देती है, जिनमें उस दुनिया के लैंग्वेज, कल्चर और बाकी चीजें भी शामिल थी। आखिरी में लग गॉडेस से पूछता है कि आखिर वो हीरो को क्यों मरवाना चाहती है, जिसके जवाब में गॉडेस उसे बताती है कि वो हीरो इतना पावरफुल है कि डीमन लॉर्ड से पूरी दुनिया को बचा सकता है, लेकिन इस कामयाबी के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा और वो दुनिया को ही बर्बाद करने लगेगा, इसलिए उसका मरना ही बेहतर है, लेकिन उसे तब तक मत मारना जब तक वो डीमन लॉर्ड को न हरा दे, क्योंकि वो पूरी दुनिया में इकलौता इंसान है जो डीमन लॉर्ड को हरा सकता है। इसके बाद गॉडेस लक को काफी सारे कार्ड्स दिखाते हुए बताती है कि इन सारे कार्ड में अलग अलग एबिलिटीज हैं, तुम इनमें से कुछ भी चुन लो। लक कुछ कार्ड्स चुन लेता है और गॉडेस उसे बोनस के तौर पर कुछ और मैजिकल एबिलिटीज को भी यूज करने का परमिशन दे देती है। इसके बाद वो उसे गुड लक कहते हुए उस मैजिकल दुनिया में भेज देती है जहाँ लक का रिइंकार्नेशन एक रॉयल फैमिली में हुआ था, जो वैसे तो एक रॉयल सर्जन थे, लेकिन सीक्रेटली असासिन गिल्ड चलाते थे। खैर काफी साल गुजर जाने के बाद जब लक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो उसे अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ दौड़ते हुए रैबिट्स को मारने की प्रैक्टिस करता है। वो पेड़ से उल्टा लटक कर रैबिट पर निशाना लगाता है और उसकी आंख पर तीर मारता है। उसके बाद जब वो उसे लेकर अपने घर आता है तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके लिए रैबिट की कोई डिश बनाना चाहती थी, लेकिन लग उसे मना कर देता है और कहता है कि वो खुद ही इसे बनाना चाहता है। उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर की जरूरत थी, लेकिन यहाँ इस दुनिया में प्रोटीन पाउडर नहीं मिल सकता, इसलिए वो रैबिट के मीट से ही काम चला रहा था। डिनर में लग के फादर को उसके हाथ का बना हुआ मीट बहुत पसंद आता है और वो खुश होकर उसे बेसमेंट में मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ वो अक्सर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग लेता था। तो उसके फादर उसके सारे कपड़े उतरवा कर उसकी बॉडी को अच्छी तरह से चेक करते हैं, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा, जो कि एक सीक्रेट ऑपरेशन है और हमारी फैमिली के अलावा इसके बारे में और कोई नहीं जानता। इस ऑपरेशन के बाद वो मैजिकल पावर्स और दूसरी कई सारी चीजें को अच्छी तरह से सेंस कर पाएगा। दरअसल ये ऑपरेशन कुछ और बड़ा होने के बाद किया जाता था, लेकिन लक की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इसी एज में उसकी सर्जरी करा दी गई, जिसके बाद उसकी आंखों में पट्टी लग गया और इस कारण उसकी माँ उसे खाना खिलाने लगी। लेकिन जब वो उसे दुलार से छोड़ने लगी तो वो दौड़कर अपने फादर के पास चला गया। उन्होंने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। अब लग जब अपनी आंखें खोलता है तो वो नोटिस करता है कि वो काफी दूर की चीजें भी बड़ी आसानी से साफ साफ देख पा रहा था, यानी उसका विजन काफी इम्प्रूव हो चुका था, यहाँ तक कि वो रात में भी सब कुछ क्लियर देखने लगा था। इसके बाद वो अपने फादर को देखता है और तब उसे पता चलता है कि वो उनके मन के अंदर चल रही चीजों को भी देख पा रहा था। अब उसके फादर उसे बताते हैं कि इन्होंने इसके लिए पर्सनल ट्रेनर को भी बुलाया है जो उसे मैजिक सिखाएंगे। ये सुनने के बाद लक काफी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे उसकी माँ उसे जबरदस्ती लड़कियों वाले कपड़े पहना देती है ताकि वो आने वाले ट्रेनर को वेलकम कर सके। जब ट्रेनर आती है तो लक देखता है कि वो एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम टिया था। टिया उसे गौर से देखने के बाद कहती है कि मैजिक सीखने के लिए तुम बहुत छोटे हो, पर तभी लक उससे कहता है कि तुम भी काफी छोटी हो, जिस पर टिया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर का प्रूफ दिखाने के लिए एक्सप्लोजन मैजिक क्रिएट करती है और उसे बताती है कि वो इस मैजिकल वर्ल्ड के टॉप 5 मैजिशियंस में से एक है। खैर अगले दिन दोनों की मुलाकात होती है और ट्रेनिंग शुरू करने से पहले टिया नोटिस करती है कि लक उसके साथ काफी फॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, जिस पर टिया उसे टोकते हुए कहती है कि वो उससे 3 साल बड़ी है, इसलिए वो उसके साथ नॉर्मल बिहेव ना करे। इसके बाद वो लक को एक छोटा सा पेवल दिखाती है और बताती है कि ये पेवल किसी भी एक साइकिक एबिलिटी को चेक कर सकती है। ये सुनकर लक अपनी सारी एबिलिटी उसमें डालने लगता है, जिससे वो पेवल होल्ड नहीं कर पाता और अनस्टेबल हो जाता है। अब टिया घबरा जाती है और उससे कहती है कि वो तुरंत उस पेबल को
आसमान की तरफ फेंक दे। ये सुनकर लग अपनी पूरी ताकत लगाकर पेबल को आसमान की तरफ उछाल देता है, जिससे आसमान में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। जिस पर टिया घबराते हुए उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। सारी बातें सुनने के बाद लक के पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। उनके बेटे के अंदर इतनी सारी मैजिकल एबिलिटीज है। वो टिया से कहते हैं कि तुम इसे कुछ ऐसे स्किल सिखाओ जिससे उसे हीरो को मारने में हेल्प मिले। यहाँ लक को लग रहा था कि वो मैजिकल पेबल हीरो को मारने में उसके काम आ सकता था। वो उसे खरीदने की इच्छा जताता है, लेकिन टिया उसे बताती है कि उसे खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये उसके किंगडम की खास प्रॉपर्टी है। रात होने पर वो लक के रूम में जाकर उसके बिस्तर पर सोते हुए कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। नेक्स्ट डे दोनों नदी किनारे जाते हैं, जहाँ टिया उसे एक और पेबल देते हुए कहती है कि इस बार उसमें थोड़ी एबिलिटी डालना ताकि सही से चेक कर सकूं। अब जैसे ही लक उस पेबल में अपनी साइकिक एबिलिटी को डालता है तो टिया उसके 5 एट्रीब्यूट्स को चेक करती है और फिर वाटर एट्रीब्यूट्स को। इसके बाद वो उसे बताती है कि किसी भी इंसान में 2 एट्रीब्यूट्स का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। वो खुद भी 2 एट्रीब्यूट वाली थी। अब लग उसे एक बार और चेक करने का कहता है, जिस पर टिया कहते हैं कि 3 एट्रीब्यूट्स का एक ही इंसान के अंदर होना नामुमकिन है। लेकिन उसके कहने पर जब वो उसे फिर से चेक करती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि लक के पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स थे। इसके बाद टिया उसे एक जगह पर बिठाकर उसके सेंसेस को अवेकन करते हुए उसे अपनी एबिलिटीज पर फोकस करना सिखाती है और जब वो उसमें कामयाब हो जाती है तो देखते हैं कि उसके पास कुछ और भी एबिलिटीज आ चुकी थी। अब टिया उसे बताती है कि वो जितना ज्यादा अपने माइंड पर फोकस करेगा उतना ही ज्यादा उसकी साइकिक एबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसके बाद वो एक छोटे से स्पेल के जरिए कॉपर क्रिएट करके दिखाती है, लेकिन यही स्पेल जब लग यूज करता है तो वो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक के कारण वो एक बेढंगा कॉपर क्रिएट करता है। उस रात सोने से पहले वो दिन भर सीखी हुई चीजों को एक डायरी में लिखता है और तभी टिया फिर से उसके पास सोने के लिए आ जाती है। नेक्स्ट डे काफी प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो टिया की तरफ फाइन कॉपर क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है और टिया उसकी लर्निंग स्पीड से काफी खुश हो जाती है। अब लग उससे कहता है कि दोबारा से प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक ना हो, इसलिए वो स्पेल को बोलने की जगह उसे लिख कर दे। टिया ऐसे ही करती है, जिसके बाद लग मैजिक स्पेल का यूज करके आयरन क्रिएट करता है और इसके साथ ही जब वो बाकी स्पेल को चेक करता है तो वो देखता है कि सारे स्पेल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। वो टिया को बताता है कि सारे स्पेल ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उनके एटम्स में ही डिफरेंस है। अगर हम इन्हें थोड़ा मॉडिफाई भी कर ले तो गोल भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो टिया को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जब लग उसे स्पेल को मॉडिफाई करते हुए चैंट करने के लिए देता है तो टिया उसे चैंट नहीं कर पाती और उसे हेडेक होने लगता है। ये देखकर लग को लगता है कि शायद ये मैजिक स्पेल उसे खुद ही चैंट करना होगा। ये सोचकर जब वो मैजिक स्पेल को चैंट करता है तो उसके हाथ में गोल्ड का छोटा सा बिस्किट आ जाता है। इस कामयाबी के बाद वो स्पेल में थोड़े से चेंजेस करता है, जिससे कि टिया भी उसे चैंट कर लेती है और उसके हाथ में भी सोने का बिस्किट आ जाता है। इससे दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। लग का जोश अब काफी बढ़ चुका था, इसलिए वो कुछ और कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स क्रिएट करने की कोशिश में लग जाता है और अपने स्पेल से एक मैजिक राइफल क्रिएट करके उससे मैजिकल बुलेट भी चलवाता है। वही टिया भी उस स्पेल से कई सारी चीजें क्रिएट करने लगती है। अब ये सब देखकर लग सोचने लगता है कि क्या वो इस स्पेल का यूज हीरो को मारने के लिए कर सकता है, पर तभी उसे ऐसा एहसास होता है कि ये गन काफी छोटी है, इससे हीरो को मारना बहुत मुश्किल होगा। ये सोचकर वो मैजिक स्पेल से एक बड़ा सा कैनन क्रिएट करता है, जिसके गोले को जब वो चलाता है तो उसके धमाके से सामने वाला आइलैंड बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है, यानी वो काफी पावरफुल था। पर तभी लक देखता है कि कैनन की माउथ में ब्रेक आ गया था, मतलब उसे और स्ट्रॉन्ग मटेरियल की जरूरत थी। वो टिया से पूछता है कि क्या वो कैनन बनाने में उसकी हेल्प करना चाहेगी, लेकिन टिया फिलहाल गन से ही खुश थी। वो रात एज अ ट्रेनर टिया की आखिरी रात थी, इसलिए वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले दिन वो वापस अपने किंगडम जाने वाली थी। इस बीच लग अपनी मैजिकल स्पेल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डैगर क्रिएट करता है और उसे विदाई के तोहफे के रूप में टिया को सौंप देता है, जिसे पाकर टिया काफी ज्यादा खुश थी और बदले में वो अभी अपने पेंडेंट गिफ्ट करती है, जिसमें एक सुंदर सा स्टोन था। वो उससे कहती है कि वादा करो कि जब भी मेरा तुमसे मिलने का दिल करेगा तो तुम मेरे पास आओगे। अगले दिन वो अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठते हुए उससे विदा लेती है और जाते जाते कहती है कि एक दिन मैं यहाँ जरूर आऊंगी। उसके जाते ही लग के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी साइकिक एबिलिटी को सेंस कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब तुम्हें हमारी फैमिली के सीक्रेट को जान लेना चाहिए। इसके बाद वो दोनों बाप बेटे घोड़ा गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि तभी लग का फादर उससे कहता है कि अब वो एक असासिन के रूप में रेडी हो चुका है और इसलिए वो उसे एक जेल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ कई सारे कैदी को मौत की सजा मिली थी। वो उन कैदियों को दिखाते हुए लग से कहता है कि इन कैदियों को हमारे फैमिली के हवाले कर दिया जाता है ताकि हम उन पर तरह तरह के ड्रग्स और असासिन्स के टेक्निक का यूज करके एक्सपीरियंस गेन करें। ये सब देखने के बाद लग अपने फादर से पूछता है कि जब उसे एक असासिन ही बनना था तो फिर उसके अंदर इतने सारे इमोशंस क्यों डाले, क्योंकि इमोशंस उसके मकसद में रुकावट बन सकते हैं। इस पर उसके फादर उसे बताते हैं कि जब वो हीरो को मार देगा तो उसके फादर उसे एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इमोशंस की जरूरत पड़ेगी, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा।
जाएगा। इसके बाद उसके फादर उसे एक अलग सेल में ले जाते हैं जहाँ एक 19 साल की लड़की कैद थी। जैसे ही उसके फादर लड़की के मुंह से पट्टी हटाते हैं तो वो लड़की गिड़गिड़ा कर जान की भीख मांगती है, जिस पर लक के फादर उसे बताते हैं कि इस लड़की ने एक घर में चोरी की थी और जब घर के मालिकों ने इसको देख लिया तो उसने उस कपल को मार डाला और घर में ही आग लगा दी, इसलिए उसे मौत की सजा मिली है। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं तो सिर्फ खाना ढूंढने गई थी और उस कपल की मौत एक्सीडेंटली हुई थी, जिसकी वजह से मैं डर गई और डर कर मैंने घर में आग लगा दी। वो रोते हुए अपनी जान बख्श देने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर तभी लग तेजी से आगे बढ़कर उसके हाथ को काट देता है, जिससे वो लड़की हैरान होकर चिल्लाने लगती है और उन दोनों को गालियां देने लगती है। दरअसल लक के फादर ने उस लड़की से कहा था कि अगर वो लक के सामने दया की भीख मांगेगी तो शायद वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो बिना हिचकिचाए अपना डैगर उसकी गर्दन में घुसा देता है। खैर इस इंसिडेंट को काफी साल बीत चुके थे और लग अब 10 साल का हो गया था। एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहा होता है क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है और लोग उससे पहले ही अपनी चीजें बेच देना चाहते हैं। रास्ते पर वो अपनी साइकिक पावर से लोगों की एबिलिटीज चेक करता जा रहा था क्योंकि 8 साल के अंदर उसे हीरो को मारना था और इस काम में एक असासिन की जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कोई भी ढंग का बंदा नहीं दिखा। इसलिए नेक्स्ट डे वो फिर से पार्टनर की तलाश में जंगल की तरफ निकल जाता है जहाँ अब बर्फ पड़ने लगी थी। रास्ते में उसे कुछ भीड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे ठीक से सुनने के लिए वो जमीन पर कान लगाता है और तब उसे पता चलता है कि वो लोग शिकार के लिए जा रहे थे। वो उनसे शिकार छीनने के लिए खुद भी उसी दिशा में जाने लगता है जहाँ से आवाज आ रही थी और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो सारे भेड़िए एक छोटी सी बच्ची का शिकार करने के लिए आए थे। तभी एक भेड़िया उस बच्चे पर अटैक करने वाला होता है, पर लग बड़ी फुर्ती से अपने तीर चलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो खुद उस लड़की को बचाने के लिए उसके सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। अब वो उन भेड़ियों के साथ तो कुछ प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए अपने सारे वेपन्स उस लड़की को दे देता है। इसके बाद वो मैजिक का यूज करने के लिए एक आर्मर और एक नाइफ क्रिएट करता है और नाइफ को एक भेड़िए की गर्दन में घुसाकर उसे वहीं मार डालता है। इस बीच एक दूसरा भेड़िया लड़की पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लग उसे जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। अब दो भेड़िए एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हैं। वो दोनों उसके दोनों हाथों को अपने जबड़ों में दबा लेते हैं, पर मैजिकल आर्मर को काट नहीं पाते। इसका फायदा उठाते हुए लग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गुलाटी मारते हुए फिर से एक झटके में दोनों को जमीन पर पटक देता है। उसके बाद वो आखिरी बचे भेड़ियों को भी मार डालता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इस खतरनाक जंगल में क्यों आई। तो वो लड़की डरते डरते उसे बताती है कि मैं गरीब हूँ, मुझे मेरे घर वालों ने घर का बोझ हल्का करने के लिए जंगल में छोड़ दिया। ये सुनकर लग उसे अपना जैकेट पहना देता है, उसके लिए कुछ सूप बनाता है और उससे कहता है कि वो सूप को आराम से पिए, जल्दी जल्दी पीने से शायद उसे उल्टी हो सकती है। इसके बाद लड़की मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि उसका नाम टार्टे है। इस पर लग भी उसे बताता है कि यहाँ के लॉर्ड उसके फादर हैं। ये सुनकर टार्टे खुश हो जाती है और उसे बताती है कि आज सपने में गॉड ने मुझे कहा था कि मेरी मुलाकात एक अच्छे इंसान से होगी। इस पर लग सोचने लगता है कि शायद गॉडेस ने उसकी मदद करने के लिए उसे मुझसे मिलाया। वो टार्टे को देखते हुए सोचता है कि वो उसकी पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, बस इसके लिए एक शर्त है और वो ये है कि तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे और हर ऑर्डर को मानना होगा, फिर चाहे मैं किसी की जान लेने के लिए भी क्यों ना कहूँ। ये सब कहकर लग उसे खुद फैसला लेने को कहता है, लेकिन टर्ट बिना देर लगाए उसकी शर्त मान जाती है क्योंकि लग ही वो पहला इंसान था जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि वो भी किसी काम आ सकती है। इस बात को 2 साल बीत चुके थे और लग अब 12 साल का हो गया था। सुबह के समय टर्ट उसे नींद से जगाने आती है। वो काफी मेहनती और खुश मिजाज लड़की थी, जिसके कारण लग के पेरेंट्स उसे पसंद करने लगे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि 2 साल पहले जब लग उसे अपने साथ लेकर आया था तब उसके पेरेंट्स ने उसके सामने शर्त रखी थी कि टर्ट को ट्रेनिंग वो खुद देगा और फ्यूचर में कभी उसने दादागिरी की तो उसे अपने ही हाथों मारेगा। डिनर के बाद लग टर्ट को बेसमेंट में बुलाता है ताकि वो उसका चेकअप कर सके, जिसे कुछ साल पहले उसके फादर ने उसका किया था। वो टर्ट के कपड़े उतरवा कर उसकी बॉडी को चेक करता है और उसकी प्रोग्रेस से खुश होते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर तभी पीछे से टर्ट उस पर अटैक कर देती है, लेकिन लग भी उतनी ही फुर्ती से उसे जमीन पर पटक देता है। लग देखता है कि टर्ट की नाइफ के साथ साथ स्पीयर को भी अच्छे से यूज करना जानती है, लेकिन स्पीयर को छुपाना मुश्किल था, इसलिए वो उसे कुछ और टूल देने की सोचता है। इसके बाद वो उसे बेसमेंट में प्रैक्टिस करते हुए देखता है जहाँ वो नाइफ को ठीक से हैंडल नहीं कर पाती और नाइफ उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। अब वो टर्ट बिना परमिशन प्रैक्टिस करने के लिए लग से माफी मांगती है, जिसके बाद लग अपने मैजिक से एक ऐसा स्पीयर क्रिएट करता है जिसे नाइफ के साइज में होल्ड किया जा सकता था। टर्ट उस स्पीयर को लेकर प्रैक्टिस करती है और हर बार उसका निशाना परफेक्ट लगता है और वो आसानी से हर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं और अगले दिन लग उसे अपने साथ मार्केट ले जाता है जहाँ सब लोग लग को बहुत पसंद करते हैं और उसे ढेर सारा गिफ्ट देते हैं। उन गिफ्ट से लग की गाड़ी भर जाती है और वो खुशी खुशी घर लौट आता है। इसके बाद लग अपने रूम में जाकर अपने फर्स्ट स्टोन्स के कलेक्शन को देखता है। टिया ने उसे बनाना नहीं सिखाया था, पर उसने उन स्टोन को एनालाइज करके और उन्हें मैजिक
का यूज करके उन्हें खुद ही बनाना सीख लिया था और उसमें अपनी एबिलिटीज डालकर देखता है ताकि जरूरत के वक्त वो उन्हें वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके। तभी टर्ट वहाँ आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बेसमेंट में बुलाया है। ये सुनकर वो तुरंत बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसके फादर उससे टर्ट की एबिलिटीज के बारे में पूछते हैं, जिस पर लव कहता है कि मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है कि वो हमारी फैमिली की तरह काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हम उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई स्पाई हो जिसे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे सीक्रेट चुराने के लिए भेजा हो। इसके जवाब में लव कहता है कि ऐसा नहीं है, वो कोई स्पाई नहीं है, मैं बहुत क्लोजली उस पर नजर रखता हूँ। अगर वो कोई जासूस होती तो फौरन मेरी पकड़ में आ जाती और मैं कभी का उसे मार देता। उसकी बात पर सहमत होते हुए उसके फादर भी मान लेते हैं कि वो कोई स्पाई नहीं है और ये बस गॉड की मर्जी से ही हो रहा है। इसके बाद वो लक से कहते हैं कि अब एक फाइनल एग्जाम का वक्त आ चुका है जिसके बाद तुम पूरी असासिन बन जाओगे, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? जिस पर लक कहता है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अब उसके फादर उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने वाले थे। यहाँ आकर लक सोचता है कि मैं इन पर भारी पड़ूंगा क्योंकि मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और फिर वो तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी अचानक उसके फादर एरो से उस पर अटैक कर देते हैं। वो उनके अटैक से बचते हुए ऊंचाई पर पहुंच जाता है और अपनी नाइफ से अपने फादर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके फादर एक बार फिर से उस पर क्रॉसबो से अटैक कर देते हैं। वो उन्हें डोज करते हुए उन पर नाइफ थ्रो करता है पर उसके फादर नाइफ को रोक देते हैं। इसके बाद लक जंप करके उनके पास आ जाता है और फिर दोनों में आमने सामने की लड़ाई होती है। यहाँ लक के फादर उससे कहीं ज्यादा फुर्तीले साबित होते हैं। वो लक की टांग पकड़कर उसकी एक हड्डी को तोड़ देते हैं। लक किसी तरह से उनकी पकड़ से निकलकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और अपनी इंजरी को हील करने लगता है और हील होते हुए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर ने वहाँ पहले ट्रैप बिछा रखा था। लक उन सभी अटैक से बचते हुए भागने लगता है पर तभी उसके फादर उस पर अटैक कर देते हैं और दोनों के बीच नाइफ वॉर शुरू हो जाती है। लक अपने फादर का हाथ पकड़कर उनकी बगल पर जोर से लात मारता है जिसके बाद उसके फादर जंगल में छिप जाते हैं और थोड़ी देर बाद अचानक से नाइफ लेकर उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लक उनकी चाल को पहले ही समझ चुका था इसलिए वो उन्हें डोज कर चाकू के अटैक से बच जाता है। तभी अचानक उसके फादर उसके शोल्डर से नाइफ से इंजर्ड कर देते हैं। बदले में लक भी उनकी गर्दन पर चाकू रख देता है और इस तरह आखिरकार लक की जीत होती है। फिर दोनों बाप बेटे जंगल से बाहर आ जाते हैं जहाँ टाटे उन दोनों के लिए चाय बना रही थी। यहाँ आकर लक के फादर उसके जख्मों पर पट्टी बांधते हुए उससे कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सब कुछ सिखा दिया और तुम अब एक कंप्लीट असासिन बन चुके हो और अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार हो। अब वो लक को अपने साथ एक ऐसे बदमाश अमीर आदमी को मारने के लिए लेकर जाते हैं जो अपने पैसों के बल पर लड़कियों का शोषण करता है। वो दोनों से मारकर खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। उस रात वो कई सारे असासिन्स को अंजाम देते हैं, किसी को जहर देकर मारते हैं तो किसी को जिंदा जला देते हैं, कुछ को तो इस तरह मारते हैं कि लोगों को उनकी मौत एक एक्सीडेंट की तरह लगे और उन पर कोई शक भी ना कर सके। नेक्स्ट डे लक के फादर उसे एक नोवेल से मिलाने ले जाते हैं जो उसका टीममेट रहता है। वहाँ से लौटते समय उसके फादर उसे एक आखिरी ट्रायल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम एक राइस मर्चेंट के यहाँ उनकी नाजायज औलाद बनकर 2 साल रहना होगा जिससे तुम भी एक मर्चेंट बन जाओगे और ये स्किल तुम्हें फ्यूचर असासिन्स में हेल्प करेगी क्योंकि अक्सर नोबल्स मर्चेंट को अपने घर इनवाइट करते हैं और ज्यादातर सिक्योरिटी उन्हें चेक भी नहीं करती। ऐसे में उसका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद लक के फादर उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें उनके दूर नजदीक के सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। यहाँ सबके सामने लक के फादर अनाउंस करते हैं कि लक उनकी फैमिली का सबसे यंगेस्ट अशासन बन चुका है और वो चाहते हैं कि उनके बाद लक ही उनकी विरासत को संभाले। ये सुनकर सब लोग खुश नहीं होते। एक लड़का तो गुस्से में एक गिलास उठाकर लक की तरफ फेंक देता है और कहता है कि मैं अपने से छोटे लड़के को फैमिली के हेड के रूप में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इतना ही दम है इसमें मुझसे मुकाबला करके दिखाए। लक के फादर जानते थे कि उनका बेटा कितना टैलेंटेड है इसलिए वो इस फाइट के लिए मान जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लड़का कुछ कर पाता लक बड़ी फुर्ती से उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और एक ही झटके में ये मुकाबला खत्म हो जाता है। रात के समय लक अपनी उसी अशासिन कजिन से मिलने जाता है और वो लड़का लक को देखकर सोचता है कि शायद ये फिर से मुझे बेइज्जत करने आया है, जबकि लक उससे कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग और समझदार हो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम अशासिन की जगह एक अच्छे नाइट बन सकते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ। जिस पर पहले तो वो बंदा थोड़ा सा झिझकता है पर बाद में मान जाता है। इसके बाद लक उसे एक स्पेशल स्वॉर्ड गिफ्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लक अपना सामान पैक करके टर्ट के साथ मर्चेंट के घर की ओर रवाना हो जाता है जिसके यहाँ उसे नाजायज बेटा बनकर रहना था और उसका नाम इलिग है। ये शहर मर्चेंट का गढ़ था। वहाँ पहुंचकर वो दोनों एक होटल में ठहरते हैं जहाँ लक अपने गेटअप चेंज कर लेता है, बालों को ब्लैक कलर करके आंखों पर चश्मा भी लगा देता है। यहाँ पर महा नाम की एक अनाथ लड़की को दिखाया जाता है जो दूसरी अनाथ लड़कियों के साथ मिलकर टीरस डाइट का काम करती है और ऐसे करते
करते करते ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। वो सोचती है कि उन पैसों से वो एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं और बाकी जिंदगी आराम से उस घर में बिताएंगे। पर तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनके इरादे नेक नहीं थे। उन्हें देखकर महक अपने मैजिकल पावर को एक्टिवेट करके उन गुंडों पर अटैक कर देती है और बाकी लड़कियों को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग भागने में देर कर देती है और गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वो उन्हें एक अनाथालय में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब से तुम लोगों को यहीं रहना होगा और अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो तुम सबकी खैर नहीं। उन्हें रहने के लिए ये कमरा दे दिया गया था और खाने की चीज भी पोटली में दी गई थी, जिससे उन्हें खुद ही खाना बनाना था। अगले दिन उन्हें ढेर सारा काम दिया जाता है, जिसे करते करते उन्हें काफी ज्यादा वक्त गुजर जाता है। जब वो लोग कपड़े सीने बैठते हैं तो एक लड़की को सुई चुभ जाती है और वो कुछ देर काम करना बंद कर देती है। पर तभी एक बंदा उसे लात मारकर गिरा देता है, जिसे देखकर दूसरी लड़की उसे बचाने आती है। तब वो बंदा उसे भी लात मारकर गिरा देता है और बेहोश करके एक कमरे में डाल देता है और सबसे कहता है कि अगर फिर कभी तुम में से किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। शाम के वक्त जब सारी लड़कियां खाना बना रही होती हैं तो एक बंदा उनके पास आता है और माँ के साथ एवा को बाहर बुलाता है। वहाँ जाने पर वो एवा के सारे कपड़े उतरवा कर उस पर ठंडा पानी डालता है। इसके बाद उसे काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनने को देता है और फिर वहाँ से उसका मेकअप करवा कर उसे एक रईस आदमी के साथ भेज देता है। ये सब देखने के बाद रात को वहाँ ठीक से सो नहीं पाती। उसे बार बार एवा का ध्यान आता है। सुबह होने पर एवा जब लौट कर आती है तो माँ उसके पास जाती है, लेकिन एवा अपने चेहरे को छुपा लेती है और रोते हुए माँ से कहती है कि वो उसे ना देखे। अब ये सब चीजें एवा के साथ रोज होने लगती हैं। रोज उसे नहला धुला कर तैयार कर किसी अमीर आदमी के साथ भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ चाहकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाती और दिन ब दिन एवा एक जिंदा लाश में बदल जाती है। एक दिन जब फिर से एवा को बुलाया जाता है तो सभी लड़कियां हिम्मत करके उस बंदे से पूछ बैठती हैं कि आखिर एवा को इस तरह बुलाकर उसके साथ क्या किया जाता है, जिस पर वो बंदा भड़क जाता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोग सिर्फ एक सामान की हैसियत रखती हो जिसे हम लोग ने किराए पर देने के लिए अपने पास रखा है, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो और दोबारा सवाल करने की सोचना भी मत। इसके बाद अब उन सभी लड़कियों के साथ वही होने लगता है जो अब तक सिर्फ एवा के साथ हो रहा था। इन सबसे परेशान होकर नियोन नाम की लड़की सिकेल से अपने चेहरे को खराब करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मेरा चेहरा बदसूरत हो जाएगा तो फिर मैं उनके काम की नहीं रहूंगी और मुझे वो काम नहीं करना पड़ेगा जिससे मुझे घृणा आती है। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है पर नोइन नहीं रोकती क्योंकि वो अपने फैसले से खुश थी। कुछ दिन बाद जब माँ अपने काम कर रही थी तो उसे उन्हीं लोगों की आवाज सुनाई देती है जो आपस में बात कर रहे थे कि माँ को भी इस काम में ले जाना चाहिए। ये सुनकर माँ डर जाती है और सोचने लगती है कि उसकी दोस्त के साथ क्या हुआ वही उसके साथ भी होने वाला है, लेकिन वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। ये सोचकर वो भी नोइन की तरफ सिकल से अपना चेहरा खराब कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ लगा जाता है और उसे ये सब करने से रोक देता है। फिर वो अपनी आय का यूज करके माँ की एबिलिटीज को देख लेता है और इतनी देर में वो मोटा उसको सभी लड़कियों के पास ले जाता है और एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। फिर वो लड़कियों से कहता है कि ये मर्चेंट इलिग है जो तुम में से किसी एक को खरीदने आया है। तभी लग उससे कहता है कि मैं माँ को खरीदना चाहता हूँ, जिस पर मोटा कहता है कि ये लड़की थोड़ी स्पेशल है इसलिए तुम्हें उसके ज्यादा पैसे देने होंगे और इसे रेडी करने के लिए भी हमें 3 दिन का टाइम चाहिए। ये सुनकर माँ डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि इन 3 दिनों में वो उसके साथ क्या करने वाला है। तभी लग उस मोटे को धमकाते हुए कहता है कि ये लड़की अब मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसे अच्छे से रखना और तुमने इसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तेरा एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसी रात माँ को भी दूसरी लड़कियों की तरह नहला धुला कर तैयार किया जाता है। नियोन उसका मेकअप करती है और उससे कहती है कि अगर मैंने अपना चेहरा खराब नहीं किया होता तो शायद वो मर्चेंट मुझे ही चुनता। फिर वो कहती है कि इस बात का शुक्र है कि तुम्हें ये सब हमारी तरह 2 साल नहीं बल्कि सिर्फ 3 साल ही झेलना पड़ेगा। इसके बाद बाकी लड़कियों की तरह माँ को भी रिवीलिंग ड्रेस पहनाकर मोटा उसे अपने साथ कैरेज में ले जाता है। रास्ते में उसे टच करते हुए कहता है कि मैं 2 दिन में तुम्हारे जरिए अच्छी खासी रकम बना लूंगा, फिर तीसरे दिन मेरी बारी होगी। इधर वो बोलता जा रहा था, उधर माँ को इलिक का ख्याल आ रहा था जिसने उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था। वो सोच रही थी कि इलिक से पहले वो किसी को भी अपने शरीर पर हाथ लगाने नहीं देगी और ये फैसला करके वो किसी तरह गाड़ी से कूद जाती है और जंगल की तरफ भागने लगती है। लेकिन उस मोटे का एक साथी भी मैजिकल पावर यूज करना जानता था, जिसके बाद वो माँ की लोकेशन पर आसानी से पहुंच जाता है और उसे पकड़कर अपने काबू में करने की कोशिश करता है। पर तभी लग वहाँ पहुंच जाता है और उसे जमीन पर पटक देता है। इतने में मोटू भी वहाँ आ जाता है और लग से कहता है कि तुम इसे लेने के लिए 3 दिन बाद आने वाले थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी वो पतला गुंडा उसे लग को मार डालने को कहता है, लेकिन लग भी बड़ी फुर्ती से उसके अटैक को डोज कर उल्टा उसे जमीन पर पटक देता है। इसके साथ ही वो उसके हाथ को भी बीच में से तोड़ देता है। अपने साथी की बुरी हालत देखकर मोटू लग पर अपने चाकू से अटैक करने आता है, लेकिन लग इस बार भी खुद को बचा लेता है और मोटू को कसकर पकड़ लेता है और उसी गर्दन पर वही चाकू रख देता है। इधर टट लड़कियों का यूज करने वाले हरामखोरों को पकड़ने के लिए खुद उन्हीं लड़कियों जैसे गेटअप करके इस रईसजादे से मिलने जाती है और जब वो बंदा उसकी तरफ बढ़ता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद लग उस
ऑर्फनेज में आकर एवा का चेहरा ठीक कर देता है। इसके बाद वो माँ को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट को कई महीने बीत जाते हैं। लग अपनी नई फैमिली के साथ काफी अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। उसके नए फादर लॉर्ड पेलर लग को बताते हैं कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं और माँ को तुम्हारी छोटी बहन के रूप में अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए अब तुम दोनों भाई बहन की तरह अच्छे से रह सकते हो और बिना किसी को शक हुए मेरा काम संभाल सकते हो। ये कहकर वो उसे एक रूम में ले आते हैं और उसे एक स्टोर का प्लान दिखाते हुए बताते हैं कि मैंने कुछ समय पहले एक लिक्वायर का काम शुरू किया था, लेकिन वो अच्छी तरह से नहीं चला, इसलिए मुझे वो सब बंद करना पड़ा। अब तुम अगर चाहो तो इस शॉप को चला सकते हो। लग उसकी बात मान लेता है। कुछ देर बाद नाश्ता करते हुए लग दोनों लड़कियों टर्ट और माँ को अपना प्लान बताता है कि मैं इस शॉप को चलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हमारे दो मकसद होंगे, पहला ये कि हमें ढेर सारे पैसे कमाने हैं ताकि ये शॉप कभी बंद न करनी पड़े, और दूसरी ये कि हमें अपनी शॉप पर कोई ऐसी चीज बेचनी होगी जिसे खरीदने के लिए रईस लोग शॉप पर आए। ऐसा करके हम रईसों के साथ अपने कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर असासिन में आसानी होगी। नेक्स्ट डे लग अपने नए फादर और उनकी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। पेलर की वाइफ लग से नफरत करती थी क्योंकि वो उसकी सौतन का बेटा था। तभी लग उनके सामने अपना प्लान बताता है कि मैं अपनी शॉप पर कॉस्मेटिक्स और महंगी मिठाइयों का काम शुरू करना चाहता हूँ, जिस पर मिस्टर पेलर उससे कहते हैं कि ऐसे शॉप तो टाउन में बहुत सारे हैं, इसमें नया क्या है कि लोग तुम्हारी दुकान पर आएंगे। जिसके जवाब में लग कहता है कि मैं मेकअप नहीं बल्कि ऐसी चीज बेचूंगा जो मेकअप से भी बढ़कर हो, क्योंकि मेकअप और कॉस्मेटिक स्किन को डैमेज कर देते हैं, इसलिए मैंने एक ऐसे मॉइस्चराइजर बनाया है जो कि स्किन को ड्राई और पैची होने से बचाता है। ये सुनकर नकली सौतेली माँ मॉइस्चराइजर का एक ड्रॉप अपने हाथ पर लगाती है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। अब वो अपना मास्क उतार देती है और उसका बदसूरत चेहरा दिखाई देता है, जिसे बदसूरत बनाने की गर्ज से वो उस मॉइस्चराइजर को अपने फेस पर लगा देती है। उसे उसका बदसूरत चेहरा निखरा हुआ महसूस हो रहा था, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। अब लग उसे उस मॉइस्चराइजर के ऊपर मेकअप ट्राई करने को कहता है और उसकी बात मानकर जब वो चेहरे पर मेकअप लगाती है तो वाकई में उसका चेहरा पहले से काफी अट्रैक्टिव दिखने लगा था। ये देखकर लग के फादर भी उस मॉइस्चराइजर से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। तब लग उन्हें बताता है कि इस काम को शुरू करने के लिए उसे करीब 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि उस मॉइस्चराइजर में ऐसा इंग्रेडिएंट भी था जो सिर्फ टाउट दे रीजन में पाया जाता है। इस पर पैरल उसे फुल परमिशन दे देते हैं कि वो जैसा चाहे अपने काम को आगे बढ़ा सकता है। वापस लौटते वक्त लग टार्ट को बताता है कि मैंने जानबूझकर उस क्रीम में ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाया जो सिर्फ हमारे रीजन में ही मिलता है, ताकि पैरल चाहकर भी मुझे इस बिजनेस से निकाल ना सके। इस तरह इस बिजनेस के थ्रू मेरे रीजन में भी पैसे आते रहेंगे। खैर उस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए अब काफी वक्त बीत चुका था। अब तक वो मॉइस्चराइजर काफी पॉपुलर हो चुका था। उसकी दुकानों में लड़कियों और औरत की भीड़ लगी रहती थी जो घंटों लाइन लगा कर आती और ढेर सारे मॉइस्चराइजर्स की बोतल खरीद कर ले जाती। अब क्योंकि लग की कंपनी इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी तो इसके लिए उसने बायर्स की लिमिट सेट कर दी कि हर कोई सिर्फ 2 बोतल मॉइस्चराइजर ही खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लग ने माँ को स्टोर पर मैनेजर बनाया था और ऑर्फन की बाकी लड़कियों को अलग अलग काम सौंप दिया था, जिससे वो सब अच्छे ढंग से संभाल रही थी। एक रात जब लग अपने बेडरूम में सो रहा था तब उससे फील होता है कि कोई बंदा चुपके से उसके घर में घुसा है, जो सीढ़ियों से होते हुए उसके बेडरूम की तरफ आ रहा है। लग मन ही मन सोच रहा था कि वो बंदा काफी स्किल्ड है, क्योंकि उसने अपनी प्रेशर को छुपा रखा था जब तक कि वो लग के बिल्कुल पास ना पहुंच गया हो। अब जैसे ही लग उठकर उस बंदे को मजा चखाने वाला होता है कि उससे पहले ही टर्ट वहां पहुंचकर उस बंदे को अपने स्पेयर से स्टैब करती है। तभी हम देखते हैं कि महा भी सीलिंग में ही थी। उस स्पेयर में थोड़ा पॉइजन लगा हुआ था, जिसके कारण वो स्पाई अब पैरालाइज हो चुका था। तभी माँ बताती है कि स्पाई को पकड़ लिया गया है। अब वो दोनों उसे बेसमेंट में लेकर बांध देते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे टॉर्चर करने लगते हैं। अगले दिन लग तैयार होकर घर से निकलता है और पास वाले किंगडम की तरफ रवाना हो जाता है। ये वही किंगडम था जहाँ टिया रहती है। वो हर महीने उससे मिलने के लिए जाया करता था। वहाँ पहुंचकर लग उड़ते हुए सीधा उसकी खिड़की के सामने आ जाता है। उसे देखकर टिया बहुत ज्यादा खुश होती है और ढेर सारे पेपर लग के हवाले करती है, जिसमें उसने कई सारे मैजिक स्पेल्स लिखे थे। उनमें से एक स्पेल लग को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जिसे वो टिया से दिखाने के लिए कहता है। टिया उसकी बात मानकर उसे स्पेल दिखाती है, जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेल के थ्रू क्रिएट कर सकती थी। कुछ देर बात करने के बाद टिया को चॉकलेट का एक डब्बा गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में चॉकलेट जैसी चीज कभी बनी ही नहीं थी। खैर बातचीत करते हुए काफी समय बीत जाता है और धीरे धीरे रात हो जाती है, यानी अब लग के वापस जाने का समय आ गया था। वो घर लौटकर माँ और टार्ट के साथ सो जाता है। सुबह होने पर दोनों लड़कियां उसे जगाती हैं तो उन सबको एक अजीब सी स्मेल महसूस होती है। तभी लग को याद आता है कि वो सपने में कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये सुनकर दोनों लड़कियां उसे चिढ़ाने लगती हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन लग अपनी शॉप पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था कि तभी वहाँ टर्ट आ जाती है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि लग टर्ट को अक्सर वॉर पर भेजा करता था, जिससे उसकी ट्रेनिंग होती है और टर्ट वापसी में अक्सर अपने साथ कुछ नए नए चीजें लाया करती थी। इस बार वो अपने साथ जंग में मरे हुए सैनिकों की शर्ट के बटन्स लेकर आई थी। लग एक तरफ तो टर्ट को
वॉर की ट्रेनिंग दिलवा कर एक अच्छा फाइटर बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो माँ को फाइनेंस में एक्सपर्ट बना रहा था। वो शॉप पर लोगों से इंटरेक्ट करना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सिखा रही थी। उसकी वजह से लग कई सारे नोबल से भी मिल चुका था, क्योंकि वो लोग अक्सर एक दूसरे को पार्टीज में बुलाया करते थे और इस तरह उनके साथ कॉन्टेक्ट बनते जा रहे थे। पर जल्दी ये सब खत्म होने वाला था, क्योंकि लग के वापस लौटने का समय अब करीब आ गया था। रात को लग माँ को बताता है कि अब मेरे घर लौटने का वक्त आ गया है और मैं ये शॉप तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम इसे संभाल लोगी। तब माँ उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस शॉप का अच्छे से ध्यान रखूंगी और इसे दूर तक एक्सपेंड करूंगी और पास के टाउन में जमीन खरीद कर अपना सेटअप वहाँ डालूंगी। जब लग उन कागजात को देखता है तो उसे पता चलता है कि माँ अपने फादर की प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी। उस जगह उसके फादर अपनी कंपनी चलाया करते थे, लेकिन उन्हें लोगों ने धोखा दिया और उन्हें मारकर उनकी पार्टी को हत्या लिया। यही वजह थी माँ को अपने घर बार और उस टाउन को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा था, वरना उसकी जान को भी खतरा था। आज इतने साल बाद माँ जब उस पार्टी को खरीदने की ख्वाहिश रख रही थी तो लग को लग रहा था कि वो अपने फादर के साथ कुछ अन्याय का बदला लेना चाहती है। ये जानने के बाद वो भी उससे कहता है कि तुम्हें जो ठीक लगे करो। इतने में माँ की सारी फ्रेंड्स वहाँ आ जाती है जो लग के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। अगले दिन लग अपने घर जाने के लिए तैयारी करता है कि तभी माँ उससे मिलने आती है और यहीं उसे पता चलता है कि लग के बाल असल में ब्लैक नहीं बल्कि सिल्वर कलर में थे। इतने में टर्ट भी वहाँ आ जाती है और फिर वो दोनों कैरेज में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक रास्ते में ढेर सारे वुल्फ मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर लग और टर्ट ड्राइवर को गाड़ी में छुपे रहने का कहकर खुद गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद लग टर्ट को उन सभी मॉन्स्टर्स को मारने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलते ही टर्ट अपने स्पेयर लेकर उन पर अटैक कर देती है और देखते ही देखते सारे मॉन्स्टर को मार देती है। ये देखकर लग अपनी तारीफ करता है और मन में सोचता है कि आजकल मॉन्स्टर ह्यूमंस के रीजन्स में भी घुसने लगे हैं, यानी डीमन लॉर्ड अब जल्दी बाहर आने वाला है। खैर लग अपने टाउन में पहुंच चुका था और सबसे पहले वो सभी फार्मर से मिलने के लिए जाता है। वो सब उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद लग अपनी माँ के पास आ जाता है जो 2 साल के बाद अपनी बेटी को सामने देखकर खुशी से फूली नहीं समाती। अब लास्ट में वो अपने फादर के पास आ जाता है जो उसे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया और बैलर्ड के साथ मिलकर एक बड़ा ब्रांड भी बना लिया। इसके बाद वो उसे अपने पास बैठने को कहता है और बताते हैं कि कुछ दिन पहले लॉर्ड बैलर्ड मुझसे मिलने के लिए आया था और कह रहा था कि वो चाहते हैं कि तुम असासिन को छोड़कर उनके साथ काम करो। अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, तुम्हें खुद फैसला करना होगा कि तुम्हें क्या करना है। इस पर लग अपना फैसला सुनाते हुए कहता है कि मैं एक असासिन हूँ और उस टाउन में अपनी असासिन स्किल को ही इम्प्रूव करने गया था। इसके अलावा किंगडम को ये बात नहीं पता चली कि हमने इतने सारे असासिन किए हैं तो वो हमारी पूरी फैमिली को मरवा देंगे, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इस पर उसके फादर उसे समझाने लगते हैं कि तुम इस असासिन वाली लाइफ को छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जियो, एलेग वाली आइडेंटिटी को कंटिन्यू करते हुए बैलर्ड के पास जाकर रहो, उसके बिजनेस को बढ़ाओ। अगर हमारी फैमिली को कुछ भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, इसमें हमारी खुशी है। पर लग कहता है कि मुझे असासिन ही बनना है, मर्चेंट वाली लाइफ से मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा और मैं टिया से शादी भी करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक नोबल है, तो उसकी शादी एक मर्चेंट से नहीं हो सकती। इसके साथ ही वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है कि अब पहले की तरह कभी नहीं होगा। इस बार मैं खुद डिसाइड करूंगा कि किसकी जान लेनी है और किसकी नहीं। अब मैं किसी का टूल बनकर नहीं जीऊंगा और वो सारी इमोशंस को खुद एक्सपीरियंस करूंगा जो पिछले जन्म में नहीं कर पाया था। यानी अब वो अपनी जिंदगी फुल फ्लेज में जीना चाहता है। ये सुनकर उसके फादर हंसने लगते हैं और उसे अपनी लाइफ का पहला असासिन मिशन सौंपते हैं जिसमें उसे एक अमीर आदमी का मर्डर करना था जो कि एक ड्रग सप्लायर है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए उसे जल्दी उसे खत्म करना होगा। लक के फादर उस आदमी के मारने के लिए लक को पूरी छूट देते हैं और कहते हैं कि तुम इस मिशन को जैसे चाहो वैसे हैंडल करो। लक इस मिशन के लिए अग्री हो जाता है और तुरंत टर्ट को बुलाकर मिशन से जुड़ी सारी प्लानिंग डिस्कस करता है। उन्हें काउंट वेल का असासिन करना है जो कि एक नोबल भी था। इसके बाद लक कोड वर्ड में एक मैसेज लिखकर पिजन के पैर में बांधकर उसे माँ के पास भेज देता है ताकि वो अपने टारगेट के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी मदर उसे जगाती है और कुछ खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर उसे दिखाती है जिसमें लक को किसी एक लड़की को चुनना था जो उनकी बहू बन सके और उन्हें पोता पोती दे सके। लक मना कर देता है। तब वो उससे पूछते है कि क्या टर्ट ही उनके पोता पोती की माँ बनने वाली है। ये सुनकर टर्ट शर्मा जाती है और कहती है कि अगर लक ऐसा चाहता है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन लक उसके लिए भी मना कर देता है। रात को दोनों अपने मिशन के लिए तैयार होकर निकलते हैं और बिना किसी सवारी के दौड़ते ही किंगडम तक जाने लगते हैं जिसमें उन्हें सुबह हो जाती है और लक उसे बताता है कि मर्चेंट के बाद आगे सेकंड ग्रे मर्चेंट टाउन है। इसके बाद जब वो लोग सिटी में एंटर करते हैं तो उन्हें बहुत सारे घायल सोल्जर भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। इसकी वजह ये भी थी कि सभी नोबल्स ड्रग्स के बदले अपने पार्टनर्स को मिलिट्री सीक्रेट्स भी बता देते थे। जब वो दोनों एक गली से गुजर रहे होते हैं तब एक लड़की उन्हें गूसबेरी जैम बेचने की कोशिश करती है। ये सब देखकर लक उस पर शक हो जाता है। अब किसी को उन पर शक ना हो इसलिए दोनों एक कपल की तरह बिहेव करते हैं। इसके बाद लक जब उस जैम
जैम को टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें ड्रग्स है। इसके बाद वो उसके हाथ से टोकरी छीन कर जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, लेकिन टर्ट और लग मिलकर उन सभी की अच्छी कुटाई कर देते हैं। इसके बाद लग जैम बटोर रही उसी लड़की से पूछता है कि वो क्या कर रही है। वो लड़की कहती है कि अगर मैं ये ड्रग्स लेकर अपने घर नहीं गई तो मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अपने बचाव के लिए वो लग और टर्ट को भी अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ उसकी माँ एक ड्रग एडिक्टेड बन चुकी थी। जब वो लड़की अपनी माँ को बताती है कि वो उसके लिए ड्रग नहीं ला पाई तो उसकी माँ उसे मारने लगती है। तभी लग उसके सामने आकर लड़की को बचा लेता है और एक प्रेशर पॉइंट दबाकर उसकी माँ को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस लड़के से कहता है कि अब तुम्हारी माँ के शरीर को ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके दिमाग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद लग और टर्ट वहाँ से चले जाते हैं और जब वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि लग की मॉम ने उसी की कंपनी से कॉस्मेटिक मंगाया है और उन कॉस्मेटिक के साथ माँ ने लग के लिए एक लेटर भी भेजा था, जिसमें उसने उस काउंट के बारे में लिखा था कि वो उस ड्रग माफिया का मेन बॉस है। साथ ही वो ड्रग्स से शरीर पर होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए कहती है कि इस घिनौने क्राइम के लिए उसे कानूनन कोई सजा भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसे काफी सारे हाई रैंक ऑफिसर्स का सपोर्ट मिला है, इसलिए वो इस धड़ल्ले से अपना बिजनेस चला रहा है। अगले दिन लग और माँ उसे काउंट की वाइफ से मिलने के लिए निकलते हैं ताकि उसे अपने नए प्रोडक्ट का सैंपल दे सके। रास्ते में माँ उसे कहती है कि वो और टर्ट दोनों लग को पसंद करते हैं। वो उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करती है, लेकिन लग की बात को इग्नोर कर देता है और उसे बताता है कि मैं सिर्फ टिया से प्यार करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों काउंट के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ काउंट की वाइफ उन दोनों का स्वागत करती है और उन्हें बिठाने के बाद उनके प्रोडक्ट को टेस्ट करती है, जो उसे बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझसे अपना प्रोडक्ट क्यों टेस्ट करवाना चाहते हो। इसके जवाब में लव कहता है कि उनके हस्बैंड का ओहदा बाकियों से कहीं ऊंचा है, ऐसे में अगर वो लोग उससे टेस्ट करवाते हैं तो बाकी नोवेल्स की वाइफ भी उन्हें फॉलो करेंगी, इस तरह उनकी सेल बढ़ जाएगी। ये सुनकर काउंट की वाइफ उसे बताती है कि पहले वो लोग काफी गरीब हुआ करते थे, अभी वो जिस तरह की लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं पहले उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतने में ही काउंट वहाँ आ जाता है और वो दोनों जल्दी उठकर काउंट को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उस रात काउंट के यहाँ पार्टी थी, जिसमें काउंट ने उन दोनों को भी इनवाइट किया था। पार्टी के दौरान बातों बातों में लग को पता चलता है कि हर रात काउंट डिनर के बाद अपनी बालकनी में बैठकर वाइन पीता है। इस जानकारी के बाद अगली रात ही लग और टर्ट काउंट के घर से थोड़ा दूरी पहुंच गए थे, जहां से वो अपने विजन का इस्तेमाल करके काउंट की एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट कर सकता था। इसके बाद वो मैजिक से अपनी स्नाइपर गन को निकाल लेता है और वहां अपनी पोजीशन पर बैठकर काउंट के बालकनी में आने का वेट करने लगता है। टर्ट भी टारगेट की तरफ देख ही रही थी। थोड़ी देर में काउंट बालकनी में आता है। उसे देखते ही लग बिना झिझक के एक गोली उसके सर में दे मारता है। उसका निशाना अचूक काम खत्म करके लग जाने ही वाला होता है कि तभी उसे काउंट की बीवी दिखाई देती है, जो काउंट को मरा हुआ देखकर रो रही थी। ये देखकर लग को बुरा लगता है, पर टर्ट उसे याद दिलाती है कि काउंट एक बुरा आदमी था जिसका मरना सही था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इस घटना को कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन लग टर्ट के साथ एक आइलैंड पर आता है, जहाँ वो दोनों अपनी मैजिकल स्किल की प्रैक्टिस करने वाले थे। वहाँ पर महक पहले ही मौजूद थी। वो उन दोनों को देखकर कहती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। इसके बाद वो सब लोग कैरेज में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। रास्ते में माँ उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन देती है। वो उसे एक ऐसे मैजिक स्पेयर के बारे में बताती है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वो उसे खरीदने के लिए नेगोशिएट करती है और जिस बंदे के पास ये स्पेयर है उसका नाम स्टैंटा मैग्नस है। उसके पावर को देखकर लगता है कि शायद यही हीरो है। इसके बाद वो लक को बुरी खबर सुनाती है और वो ये थी कि उनके पड़ोसी किंगडम में ही सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, जिसमें टिया की फैमिली भी हिस्सा लेने वाली थी और मैग्नस ही इन रिलीबियस का लीडर है। ये खबर सुनने के बाद लक थोड़ा सा परेशान हो जाता है और टिया से मिलने जाता है। जब वो उसके वॉर के बारे में पूछता है तो टिया उसे बताती है कि इस वॉर से मुझे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वॉर हमारे किंगडम से काफी दूर हो रही है और वैसे भी मेरे पास कई सारे मैजिक स्पेल्स हैं जिनसे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लग उसे बताता है कि रिबिलियस के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर है जो शायद हीरो हो सकता है, जिसे हराना आम ह्यूमंस की बस की बात नहीं है। इसलिए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को एक सेफ किंगडम में चले जाना चाहिए और इस वॉर के खत्म होने तक वही रहना चाहिए। लेकिन टिया उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने लोगों को इस मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और अब तुम इस बारे में कुछ मत कहना। इसके बाद दोनों डेट पर निकल जाते हैं। लोगों को शक ना हो इसलिए टिया ने भी अपने बाल कलर कर लिए थे। वो दोनों शहर में जाकर एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें टिया को टॉयज पर निशाना लगाना था। वो एक टेडी बियर पर निशाना लगाती है। उसका निशाना परफेक्ट लगता है और वो टेडी बियर को जीत लेती है। इतने में टिया को भूख लग जाती है और वो दोनों लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ खाने के बाद
वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ नजर आता है। पूछने पर वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो अपनी माँ से बिछड़ गया है। वो दोनों अपने मैजिक स्पेल का यूज करके उसकी माँ की लोकेशन को ट्रैक करते हैं और फिर उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचा देते हैं। इसके बाद टिया कहती है कि यहाँ पास ही एक हॉट स्प्रिंग बात है, क्यों ना हम वहाँ जाकर अपनी थकान उतार ले। इस पर लग उससे कहता है कि क्या वहाँ मेल और फीमेल के लिए अलग अलग एग्रीमेंट है, जिस पर टिया कहती है कि नहीं, सब एक ही जगह पर जाते हैं। जिस पर लग नर्वस हो जाता है। तब टिया उसे बताती है कि मैंने पूरी जगह बुक कर ली है, इसलिए फिलहाल हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं होगा। स्प्रिंग के पास पहुंचकर वो दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं और पानी के अंदर उतरकर खेलने लगते हैं। अचानक टिया का पैर फिसल जाता है तो लग उसे संभाल लेता है और उसे पानी में फ्लोट करना सिखाता है। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफी देर तक तैरते रहते हैं। इस बीच टिया उससे कहती है कि वो अपने लोगों को वॉर में अकेला नहीं छोड़ सकती। तब लग उसे वादा करता है कि वो भी इस वॉर में उसकी हेल्प करेगा। शाम को दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लग कहता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। इस पर टिया कहती है कि अब मैं बिजी होने वाली हूँ, इसलिए जब मैं अवेलेबल रहूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाउन में सभी लोग अपने कपड़े उतार लेते हैं और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग असल में सोल्जर्स थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि टिया ने लग से झूठ बोला था कि वो सिर्फ मैनेजमेंट का काम देती है। असल में वो भी वॉर में हिस्सा लेने वाली थी और उसे महसूस हो रहा था कि अब शायद वो लग से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। उधर लग जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि एक घायल आदमी जमीन पर पड़ा है और उसके पेरेंट्स उसके आसपास बैठे हैं। तब इसके फादर उसे बताते हैं कि उन्हें एक असासिन मिशन दिया गया जिसे लग ही पूरा कर सकता है। इस पर लग उनसे पूछता है कि आखिर मुझे किसको मारना है, जिस पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें टिया को मारना होगा। ये सुनकर लग शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, फादर उसे बताते हैं कि असासिन रिक्वेस्ट खुद टिया के फादर ने की है, क्योंकि उनका मिशन मैजिक पर डिपेंड करता है। ऐसे में अगर टिया दुश्मनों के हाथ लग गई तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अगर उसे बचाना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम दुनिया के सामने ये शो करें कि टिया असासिन हो चुकी है और फिर उसे चुपके से इस किंगडम के बाहर भेज देना होगा। अपने फादर की पूरी बात सुनने के बाद लग इस बात को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने टिया से प्रॉमिस किया था कि वो हर हाल में उसका साथ देगा, फिर चाहे कैसी भी परेशानी क्यों न हो। इसके बाद लग के फादर उसे बताते हैं कि टिया असल में उसकी मॉम की भतीजी है और इस तरह टिया लग की कजन भी हुई। सारी बातें सुनने के बाद लग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टॉट आ जाती है और वो भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन लग उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि रास्ता काफी लंबा होने वाला है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। तब टॉट उससे कहती है कि भले ही मैं तुम्हारी स्पीड और स्किल्स की बराबरी नहीं कर सकती, पर फिर भी अपनी मैजिक पावर के साथ तुम्हें थोड़ी हेल्प तो कर ही सकती हूँ। इस बात पर लग मान जाता है और उससे कहता है कि तुम किस तरह मेरी हेल्प कर सकती हो, बताओ। इस पर वो लग के लिए एक बैरियर बना देती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है और क्योंकि इस बैरियर को बनने में टॉट की एनर्जी यूज हो रही है तो लग की एनर्जी सेव हो जाएगी। साथ ही इस नेगेटिव प्रेशर से लग की स्पीड भी बढ़ जाएगी और वो पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ पाएगा। देखते देखते रात हो जाती है और बारिश भी होने लगती है, लेकिन टॉट तब भी नहीं रुकती। वो आगे बढ़ती जाती है क्योंकि वो वहाँ तक उसकी हेल्प करना चाहती थी जहाँ तक कर सकती थी। ऐसा करते करते आखिरकार सुबह हो जाती है और उसका बैरियर टूट जाता है और प्रेशर की वजह से वो हवा में उछलती हुई गिरने ही वाली होती है कि तभी लग आकर उसे बचा लेता है। तभी टॉट रोने लगती है और कहती है कि इसके आगे में और कोई हेल्प नहीं कर सकती। इस पर लग उसे समझाता है कि तुमने ऑलरेडी मेरी एनर्जी को बचाने में काफी हेल्प की है, इसके आगे मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो। इसके बाद आगे का रास्ता तय करते हुए लग फाइनली किंगडम तक पहुंच जाता है और दूर से ही अपनी विजन का यूज करके वो वहाँ का माहौल देखता है। वो देखता है कि रिबेलियस फोर्स ने किंगडम को घेर लिया है और उनकी संख्या 1500 से भी ज्यादा है, जबकि विक्रन की आर्मी में 200 सोल्जर्स ही थे। यही नहीं, दुश्मन फोर्स में कुछ मैजिक यूजर्स भी हैं जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते थे। वो थोड़ा और पास जाता है और मैजिक यूजर्स को मारने लगता है। इससे दुश्मन टीम में भगदड़ मच जाती है और वो बौखलाकर लग की डायरेक्शन में शूट करने लगते हैं। ये देखकर लग एक्सप्लोसिव एरोज यूज करने लगता है, लेकिन उसे शूट करने से पहले उसमें अपना मैजिक पावर डाल देता है, फिर उसे दुश्मन की तरफ भेज देता है। इस तरह वो कई सारे धमाके करता है। इसके बाद वो कासल के एक रूम में टिया को देखता है। इस बीच विक्रन की आर्मी को पता चलता है कि एनिमी फोर्स बिखर चुकी है, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर उन पर अटैक कर देता है। इधर लग एक डेड सोल्जर की बॉडी को उठा लेता है ताकि टिया को उसके साथ फेंक सके। अब वो कासल के अंदर टिया के रूम में पहुंच जाता है और देखता है कि टिया अपने फादर के साथ थी। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है और दौड़कर उसे हक कर लेती है। इसके बाद लग उन्हें टिया की डेथ को फेक करने का प्लान बताता है। वो उन्हें समझाता है कि उन्हें किस तरह चिल्ला कर अपने सोल्जर्स को क्या बोलना है। वो कहता है कि पहले वो उस रूम को आग लगा देगा, जिससे जुलझने के बाद लोग उस डेड बॉडी को ही टिया समझेंगे। प्लान के मुताबिक टिया खिड़की खोल देती है ताकि सोल्जर्स उसके चिल्लाने की आवाज सुन सके, लेकिन इससे पहले ही वो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते लग किसी अनजान खतरे को सेंस कर लेता है। तभी वो देखता है कि मैजिक स्पेल से भरा हुआ एक बड़ा सा स्पीयर उनकी तरफ आता है। वो जल्दी से टिया को खिड़की से हटाकर दूर कर देता है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें खिड़की समेत
उस रूम का एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ जाता है, लेकिन वो तीनों किसी तरह से बच गए थे। तभी लक देखता है कि उनके सामने काफी स्ट्रॉन्ग सा एक नाइट खड़ा है। लक को बहुत गुस्सा आता है और उसी गुस्से में वो अपने कैनन क्रिएट करके उस पर अटैक कर देता है, जिसमें बहुत जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन सबको ये देखकर हैरानी होती है कि उस धमाके के बावजूद नाइट पहले की तरह ही सही सलामत खड़ा हुआ है, बस उसके सर पर हल्की सी चोट आई थी। इसके बाद लक अपने विजन का यूज करके नाइट के पावर्स को देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वो नाइट फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी सारे मैजिक पावर्स भी पोजेस किए हुए था। ये सब देखकर लक काउंट से कहता है कि इस बंदे पर कोई भी अटैक काम नहीं करेगा। ये सुनकर काउंट उससे कहते हैं कि तुम टिया को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब हम उसकी डेथ को फेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इस बंदे से ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी वो नाइट बोलता है कि जिसने भी मुझ पर अटैक किया था वो मेरे सामने आए, मैं उसके साथ बैटल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी पावर गजब की लगती है, और अगर वो बंदा सामने नहीं आएगा तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगा। लेकिन अगर वो बंदा बैटल में मुझसे जीत गया तो मैं अपनी फोर्स को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी वीकेंड पर अटैक नहीं करूंगा। इसके बाद वो नाइट खुद को स्टैंटा मैग्नस नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसकी एबिलिटीज को देखकर लक समझ जाता है कि ये वही हीरो है जिसके बारे में माँ ने उसे बताया था। लक को पता चलता है कि उसे लड़ाई में हराना आसान नहीं है, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो लक अपने मैजिकल पावर से एक बड़ी सी बुलेट बनाकर उसे आसमान की तरफ भेज देता है। ये देखकर टिया को टेंशन होने लगती है और वो लक को समझाते है कि वो नाइट से मुकाबला करके अपनी मौत को दावत देने की भूल ना करे। इस पर लक उससे कहता है कि मैं कोई नाइट नहीं हूँ, मैं एक असासिन हूँ, और असासिन होने के नाते उससे फाइट करना मेरा फर्ज है। वो काउंट के साथ उस नाइट से मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। लेकिन स्टैंटा को यकीन था कि लक उससे नहीं जीतने वाला, जबकि लक को पूरा भरोसा था कि वो वही जीतेगा। वो मन ही मन उस मेटल के गिराने का इंतजार करता है और उसका वक्त बर्बाद करने की कोशिश करता है। साथ ही वो टिया के फादर को वहाँ से दूर जाने को कहता है और नाइट को बातों में उलझाए रखता है। वो एक सिक्का उछालते हुए नाइट से कहता है कि जैसे ही सिक्का जमीन पर गिरेगा हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। स्टैंटा को पता नहीं था कि ये सारी चीजें सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए की जा रही है, और जैसे ही वो सिक्का जमीन पर गिरता है वो बड़ा सा मेटल आसमान से सीधा उस नाइट के ऊपर आ गिरता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका होता है और इतनी हीट जनरेट होती है जितनी की न्यूक्लियर वेपन से होती थी। खैर लक को इस वेपन के बारे में अपनी पास्ट लाइफ से पता चला था, जब एक कंट्री ने इस वेपन को एक सैटेलाइट के थ्रू जमीन पर छोड़ा था, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो वेपन जमीन तक नहीं पहुंच पाया और आसमान में खत्म हो जाया करता था। जबकि लक ने इस काम को बड़ी आसानी से अंजाम दिया, क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर थी जिसकी मदद से उसने रेसिस्टेंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन वो धमाका इतना खतरनाक था कि टिया और उसके फादर को एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस धमाके की वजह से लक भी हवा में उछलता हुआ दूर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर टिया दौड़ती हुई उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब तक लक को होश आ चुका था और वो अपने घर लौट आता है, जहाँ उसकी मॉम और टट उसका स्वागत करते हैं। इस घटना को कई महीने बीत चुके थे। तभी उसके फादर एक दिन लक के फादर उसे बताते हैं कि हीरो उनके किंगडम में पहुंच चुका है। ये सुनकर लक हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो स्टैंटा को ही हीरो समझ रहा था। तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि अब हीरो आ चुका है, तो इसका मतलब कि डीमन लॉर्ड भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। तभी हम एक लड़के को कैरेज से उतरते हुआ देखते हैं जिसका नाम लॉर्ड अपोना है और यही इस दुनिया का असली हीरो है। खैर इसके बाद ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम कुछ नई सीरीज एंजॉय करना चाहते हो तो चैनल पर चेक कर सकते हो, वहाँ तुम्हें मस्त माल मिल जाएगा।